अच्छा, उसमें लास्ट एक पॉइंट बच गया था बस, ठीक है, तो वो भी मैं बता देता हूँ तुम्हें। मैंने आपको बताया था कि एक तो डायबिटीज हमने कहाँ पे पढ़ा था, टाइप 1 की कौन सी ग्रंथि में पढ़ाया था, इंसुलिन वाले में पढ़ाया था। और मैंने वहां पे बोला था कि डायबिटीज का सीधा सीधा रिलेशन किससे होता है, पीयूष ग्रंथि से भी होता है ना? याद है कि नहीं? याद है। तो उसमें भी एक पॉइंट लिख लेना, नोट बना के लिखो, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन की कमी से, एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। एडीएच, हाँ, एडीएच, एडीएच हार्मोन की कमी से डायबिटीज होता है। ठीक है ना? अगर ये हार्मोन हमारी बॉडी में कम हो जाएगा तो इससे भी हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज रोग हो जाएगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक का? ठीक है, रिवाइज की जरूरत तो नहीं, आगे पढ़ाए। नया टॉपिक पढ़ना था आज, कौन सा? पोषक तत्व, है ना? क्या एडीएच का लिखा दिया मैंने कल तुम्हें, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, है ना? चलो, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व। चलो, पोषक तत्व क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो पे हम खाना खाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, तो वो सारे तत्व क्या कहलाते हैं? हाँ, हमारे शरीर की अभिक्रियाओं को संचालित करने के लिए जो भी हम खाते पीते हैं उन सभी को क्या कहा जाता है, पोषक कहा जाता है, पोषक तत्व। ठीक है, चल अब इसमें क्या पढ़ना है, ये तो हो गया कंप्लीट। पोषक तत्व क्या है समझा तो दिया है, इससे कोई क्वेश्चन में आता होगा? अगला टॉपिक शुरू कर दे। चलो, ये टॉपिक एक दिन का नहीं है, कम से कम 7-8 दिन पढ़ेंगे। कितने दिन? 8 दिन चलेगा ये टॉपिक, है ना? एक दिन में खत्म नहीं होगा। तो इसमें जितने भी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये बात पे ध्यान रखना। ठीक है, मेरे एडब्ल्यू में अगर साइंस के क्वेश्चन गलत हुए थे तो वो इसी टॉपिक के हुए थे, क्योंकि ये टॉपिक मैं पढ़ के ही नहीं गया था उस टाइम पे, क्योंकि बायो आ ही नहीं रही थी उसमें। तो बायो में बिल्कुल पढ़ के नहीं गया और क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से आ गए थे। ठीक है, तो ये मान के चलो कि इससे क्वेश्चन आपके आएगा ही आएगा इंटर पुलिस में। ये टॉपिक इसलिए ध्यान से पढ़ना है ना? पुलिस में देख लो, पटवारी पे देख लो, आबकारी पे देख लो, सब में इससे क्वेश्चन आएगा। सर 11:40 तुम्हारी क्लास छोड़नी नहीं, 11:45 में छोड़नी सर। लेट टू बुक है चैप्टर क्या है, क्या है लेट तो आ गया था, आ गए थे सर। कचौड़ी खा के देखे नहीं, दो आ गई। पहले तो बेटे जाओ तसल्ली से ठीक पढ़ाते हैं। अब गेट लगाओगे तो नहीं हाँ पढ़े? ठीक है, कल टेस्ट भी है, तुम्हें ध्यान है कि नहीं है? कल मेरी क्लास का टेस्ट है, जितना भी अभी तक पढ़ाया है। अगर टेस्ट नहीं दो तो फिर क्लास में मत बैठना, ठीक है? टेस्ट देना कंपलसरी है। नहीं पढ़ा तो तुक्के लगाना, कुछ भी करना, और टेस्ट देना जरूरी है। बायो का इंग्लिश में भी क्वेश्चन, हाँ इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे देंगे बस, हाँ दोनों में दे देंगे। ठीक है, ज्यादा नहीं, 50-60 क्वेश्चन तक का ले लेंगे, पर टेस्ट देना कंपलसरी है, ये बात ध्यान रखना। टेस्ट नहीं दिया तो क्लास में मत बैठना। चलो अब समझो टॉपिक, अब चुपचाप बैठना है ना, अब बातें मत करना, ठीक है? चलो अब नया टॉपिक है, ठीक, जो आज से बैठ रहा है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से उसका पढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो पोषक तत्व एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन हर एग्जाम में, अपने व्यापम का तो फेवरेट टॉपिक है एकदम, है ना? इससे क्वेश्चन नहीं आया तो बायो से क्वेश्चन ही नहीं आना है फिर। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। चलो अब पोषक तत्व क्या होते हैं? जो भी हम खाना पीना खाते हैं, ठीक है, वो सारा पोषक तत्व है जिनसे हमें एनर्जी मिलती है। कुल मिला के जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन हो रही है
उनको करने के लिए पोषक तत्व जरूरी है। ठीक, तो आपकी डेफिनेशन क्या हो गई? हमारे शरीर के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थ, ठीक है, जिनकी कमी से या वृद्धि से हमें कोई रोग हो सकता है। अगर आपने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया तो आपको कोई ना कोई रोग होगा, अगर आपने ज्यादा ले लिया तो भी आपको रोग होगा। ठीक है, जैसे मान लो कैल्शियम हमने पढ़ा, तो अगर ज्यादा कैल्शियम हो जाता है तो भी दिक्कत होती है, कैल्शियम कम हो जाता है तो भी दिक्कत होती है। तो कैल्शियम एक तरह से क्या है? पोषक तत्व है। जो रोटियां खाते हैं, ठीक है, रोटी खाते हैं तो वो भी क्या होती है? पोषक तत्व में काउंट होता है। तो अगर मैं पोषक तत्व बोलूंगा तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? हमारी बॉडी के हिसाब से हमने 2 प्रकार में बांट दिए। ठीक है, एक तो होते हैं अल्प पोषक तत्व। कौन से पोषक तत्व होते हैं? अल्प पोषक तत्व। ठीक है, और एक होते हैं अति पोषक तत्व। अति पोषक तत्व। अब ये अल्प और अति क्या होता होगा? अल्प मतलब कम और अति मतलब ज्यादा। तो यहाँ पे इससे क्या मीनिंग निकल रहा है? अल्प मतलब और अति मतलब, इनको हमारे शरीर के लिए 2 भागों में कैसे बांट दिया बताओ? हमारी बॉडी को जो हम कम खाते हैं, ठीक है, या हमें जिनकी जरूरत कम पड़ती है, उनको हम क्या बोल देते हैं? अल्प पोषक तत्व। और जो हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है या जिन्हें हम ज्यादा मात्रा में खाते हैं, वो कौन से पोषक तत्व होते हैं? अति पोषक तत्व होते हैं। कैसे? जैसे मान लो कि आयरन हो गया, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं घर पर जाके तुम 10 ग्राम आयरन रोज खाते हो या 100 ग्राम आयरन के आधा किलो तोल के रोज खाते हो, नहीं खाते हो। तो वो कैसा पोषक तत्व होगा? वो अल्प पोषक तत्व होगा। अब रोटियां हैं, तो रोटियां ऐसा तो नहीं है कि जो आप बहुत कम ही खाते हो, कि कोई 1 मिलीग्राम रोटी खाता है घर पे जाके, ठीक है, 2 भी 4 भी 5 भी 8 भी हो जाए, ठीक है। तो जो भी चीजें हम लगभग मिलीग्राम में खाते हैं, जो भी चीजें हम लगभग मिलीग्राम में खाते हैं, कि आपने 1 मिलीग्राम खाया, 5 मिलीग्राम खाया, 10 मिलीग्राम खाया, तो वो सारे किस में काउंट होंगे? अल्प में काउंट होंगे। और जो भी चीजें हम ग्राम में खाते हैं, जो भी चीजें हम ग्राम में खाते हैं, वो सारे किस में काउंट होते हैं? अति में काउंट होता है। क्लियर है ये बात? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? ठीक है, अल्प क्या होते हैं और अति क्या होते हैं? ठीक है, तो हम पहले कौन से पढ़ेंगे? हम पहले पढ़ेंगे अति वाले। कौन से पढ़ेंगे? अति वाले। उसके बाद पढ़ेंगे अल्प वाले। पहले जो ज्यादा खाते हैं उनको समझते हैं ना, कि ज्यादा क्यों खाते हैं। ठीक है, खाने से क्या हो रहा है? हालांकि कुछ नहीं हो रहा है, बस पेट भर रहे हैं रोज। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई? ठीक है, हम याद कैसे रखेंगे? अल्प मतलब कि मिलीग्राम में खाना है कुल मिला के, और अति मतलब ग्राम में खाना है। ठीक है, चलो तो आप समझते हैं कि अति पोषक तत्व में क्या क्या चीजें आती है ना? अति पोषक तत्व, अति पोषक तत्व। जैसे आप जो भी खाना खाते हो, खाने में 3 ही चीजें मेनली होती हैं। वाह मेरे शेर वाह! कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, ये 100 मीटर की तैयारी करता है, फिर मैंने आज तक इसको 100 मीटर दौड़ते हुए नहीं देखा। और ये ग्राउंड पे जब भी आता है तो मैं इसको बोलता हूँ क्या कर रहा है? 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ सर। मेरा पेपर है, पेपर कहाँ है? कि हैदराबाद है। कितनी देर में दौड़ना है? कि 17 सेकंड में दौड़ना है। ठीक है, बाकी दौड़ते हुए कभी नजर नहीं आ रहे। सांसद का फोन है। वो तो रोज ही आता है, वो तो आ सकता है। वो तो नेता में तो ये है, बाकी इधर के बोल रहे हो। ठीक है, चलो अति पोषक तत्व में क्या होंगे? जो भी हम खाना खाते हैं, तो खाने में 3 ही चीजें मिली होती है। क्या क्या होती है? या तो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम डेली कार्बोहाइड्रेट हमें कितना खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट क्या है? एक तरह की ये शुगर है। ये क्या है? ये बात मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी समझाई थी। ठीक है, कि कार्बोहाइड्रेट का सीधा रिलेशन क्या है? कि ये एक तरह की शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज भी क्या है? तो ये शुगर ही है ना? तो हमें डेली कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए बताओ? एक अंदाजे से, जितना मिल जाए उतना तो नहीं खाते, बताओ कितना खाना चाहिए? इतना नहीं। ठीक है, पहली बात तो समझ में आ रही है, ग्राम में खाएंगे। कैसे खाएंगे? ग्राम में। ठीक है, अगर हमारे हिसाब से देखें, ठीक है, तो हमें 300 ग्राम डेली खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? 300 ग्राम पर डे। एक नॉर्मल पर्सन की बात करें, ठीक है, जो बिल्कुल स्वस्थ है, उसके कोई दिक्कत नहीं है शरीर में, उसकी बात हो रही है। ठीक है, स्वस्थ मानव शरीर की। तो स्वस्थ मानव शरीर के लिए पर डे कितना कार्बोहाइड्रेट जरूरी है? 300 ग्राम जरूरी है।
ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो ये डेटा याद रखना है। चलो अब बताओ फैट कितनी जरूरत पड़ेगी? फैट यानी हिंदी में वसा, ठीक है, तो वसा कितना चाहिए होता है? 100 ग्राम, 150, 200, 250, 1000, ठीक है। वसा ज्यादातर किसमें होता है? जो घी वगैरह होता है, ठीक है, रिफाइंड ऑयल जो भी होता है, तो जितना भी ऑयल है सब में लगभग फैट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है ना। और जो भी हम रोटियां खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, और हमारी बॉडी को लगभग जितनी भी ज्यादा एनर्जी मिलती है वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। किससे मिलती है? लगभग अगर हमें 100% एनर्जी चाहिए, कितनी चाहिए? तो उसमें से 70% जो एनर्जी मिलेगी वो कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी, ठीक है, बाकी 30% में सारी चीजें आती हैं। चलो बताओ फैट कितना चाहिए होगा डेली खाने में? ठीक है, तो ये चाहिए होता है 80 ग्राम पर डे। कितना चाहिए होता है? 80 ग्राम पर डे। दोनों बातें समझ में आई, ठीक है। तो एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए पर डे कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा की जरूरत होगी? 300 ग्राम। जबकि फैट की कितनी जरूरत होगी? 80 ग्राम, ठीक है। अब तीसरा कौन है? प्रोटीन। चलो अब प्रोटीन कितना जरूरत होगी? वजन के हिसाब से होता है, कैसे होता है? डायरेक्टली, ठीक है। जैसे बहुत सारे जो लड़के जिम करते हैं, ठीक है, वो खाते हैं वे प्रोटीन, पता नहीं कौन से उनमें सेक्शन आते हैं, तो वो जो जब लेने जाते हैं ना प्रोटीन, तो उससे वो बिल्कुल एनालिसिस करके बताता है कि आपको इतना खाना है। आ रही बात समझ में? 1 किलो पे 2 ग्राम, ठीक है, तो वो उसके हिसाब से होता है। तो ये जो प्रोटीन की मात्रा है ये हर एक इंसान में उसके अनुसार खाई जाती है। जरूरी नहीं है कि फिक्स 10 ग्राम है कि 10 ग्राम सबको खाना चाहिए डेली, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है? ये बॉडी वेट के ऊपर डिपेंड होता है। किसके ऊपर डिपेंड होता है? बॉडी वेट के ऊपर, ठीक है। चलो अब प्रोटीन को समझते हैं कि प्रोटीन कितनी जरूरत पड़ेगी। जो वयस्क होते हैं एडल्ट, ठीक है, जिनकी उम्र 18 प्लस होती है, तो उनके लिए कितना की जरूरत पड़ती है? इनके लिए 0.8 ग्राम पर केजी, 0.8 ग्राम पर केजी। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो कि कोई आदमी 70 किलो का है, कितने का है? 70 किलो का है, तो इसे कितना प्रोटीन खाना पड़ेगा? तो 70 गुणा 0.8 कर दो, यानी कि इसमें 56 ग्राम प्रोटीन खाना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? कोई मान लो 90 किलो का है, ठीक है, इसे कितना खाना पड़ेगा? 9 8 72 ग्राम खाना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो एक वयस्क मानव को कितना खाना चाहिए पर डे? प्रोटीन कितना खाना चाहिए? 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से। किसके हिसाब से? पर केजी के हिसाब से। याद रहेगा? कोई डाउट है क्या? ठीक है। चलो अब ये बताओ कि बच्चों को कितना खाना चाहिए? ज्यादा खाना चाहिए। बच्चों को कितना खाना चाहिए? ठीक है, मान लो बच्चों को कितना खाना चाहिए? कम खाना पड़ेगा कि ज्यादा खाना पड़ेगा? ज्यादा खाना पड़ेगा। क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि उनके लिए ग्रोथ में जरूरी होता है ना। अगर वो प्रॉपर प्रोटीन नहीं खाएंगे तो उनकी मसल उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो बच्चों को हमसे थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है, तो इन्हें कितना खाना पड़ता है? 0.95 ग्राम पर केजी। कितना खाना पड़ेगा? 0.95 ग्राम पर केजी। अरे समझ में आया यहाँ तक? कोई डाउट है क्या दोनों बातों में? ठीक है। अब तीसरा बताओ कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट होती है उन्हें कितना खाना पड़ेगा? ज्यादा कि कम कि बहुत कम? ज्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है। कितना खाना पड़ेगा? चलो ठीक है। प्रेगनेंसी में कितना खाना पड़ेगा? प्रेगनेंसी में खाना पड़ता है डेली का 55 से 70 ग्राम पर डे। केजी में हो तो पर डे में खाना पड़ेगा, ठीक है। ये फिक्स अमाउंट होता है ना। अरे याद रहेंगे तीनों? ये क्वेश्चन बनते हैं कि वयस्क मानव के लिए प्रति केजी कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 0.8 ग्राम। कितने? 0.8 ग्राम। बच्चों के लिए 0.95 ग्राम, ठीक है। और जो भी लड़के जिम करते हैं, ठीक है, जिम जाते हैं, जिम्बा नहीं जिम्बा जाते हैं उनको तो बेसिक मिल रहा है, जो जिम जाते हैं उनकी बात करें, ठीक है। तो इनको खाना चाहिए 1.5 से 2 ग्राम पर डे, 2 ग्राम पर केजी। कितना खाना चाहिए? 1.5 से 2 ग्राम पर केजी। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है?
ठीक है, डेटा याद हो जाएगा। किसको कितना खाना चाहिए लिखना है, लिखो ये डेफिनेशन लिखो पूरी, पोषक तत्व हेडिंग डालो, है ना, वो तो सारा उसमें पीडीएफ में है। ठीक है, किसको माइक्रो अल्प और मैक्रो बोलेंगे ज्यादा को, क्या हाँ वो तो वर्टिकल अपने सब यहाँ पे तो ज्यादातर ये यूज होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो और इसको क्या बोलते हैं मैक्रो। लिख लिया? अगले में लिखना है अभी। चाय पी क्या तो चाय नहीं पीता तभी तेरे नींद नहीं खुलना। चाय पिया कर। अच्छा तुम सुबह से बैठे रहते हो ना यार, इसलिए तुम थक जाते हो ना। आप समझे सर आगे। यार मैं देखता हूँ ये उदासीन चेहरे में रहते हो। मतलब अगर थोड़ी देर मास्टर बोलेंगे ना तो तुम सो भी जाओगे आपके। एक तो पहले 2-4 दिन में क्या 2 बजे पढ़ाना है आधे चलो। हाँ नरेंद्र सर की मत सोचा ना, नरेंद्र सर श्लोक भी अच्छे सुनाते। हाँ तो फिर पता नहीं चल रहा होगा। मेरी सो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। दूल्हे सर के इसमें तो नींद निकाल भी लो पूरी तो क्यों कुछ नहीं बोलते। नरेंद्र सर बोलते कि सुना है पढ़ने आ रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं बोलते, अच्छे से सुनाते हैं ना। सही है, लिख लिया था। ठीक है, हो गया टॉपिक खत्म पूरा। ओके समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, तीनों बातें ओके। ठीक है चलो तो अब हम समझेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अच्छा कुछ और बातें भी बता देता हूँ। ठीक है, ये जो हमने 3 बातें पढ़ी कौन कौन सी पढ़ी, कार्बोहाइड्रेट की, फैट की और प्रोटीन की। तो ये तीनों कौन से तत्व हैं, तो ये अल्प है कि अति है, अति। ठीक है, बहुत सारी जगह आपको बहुल लिखा हुआ मिलेगा, बहुल पोषक तत्व। तो बहुल मतलब बहुवचन जैसा सिस्टम है ना, बहु मतलब ज्यादा। ठीक है, तो ज्यादा पोषक तत्व बोले या अति पोषक तत्व बोले दोनों बातें सेम होती है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि पानी कितना पीना पड़ेगा, तो पानी आप मिलीग्राम में पीते हो क्या पर डे, नहीं पीते हैं, ज्यादा पीते हैं, है ना। पानी हम कितना पीते हैं, 5 से 6 लीटर। तो वो अति में आएगा कि अल्प में आएगा, अति में आएगा। तो अगर आप यहाँ पे अगला लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, वाटर। ठीक है, तो पानी आप कितना पियोगे, 5 से 6 लीटर कितना पियोगे पर डे। समझ में आया यहाँ तक, अरे क्लियर है ये बात। ठीक है, तो आपको पानी भी कितना पीना पड़ेगा, 5 से 6 लीटर। तो ये भी किस में काउंट होगा, अति पोषक तत्व में काउंट होगा। अब लगभग जितने भी विटामिन है, ठीक है, वो सारे के सारे आते हैं अल्प पोषक तत्व में। किस में आते हैं, अल्प पोषक तत्व में। पर एक विटामिन ऐसा है जो अति में आता है, तो उसका नाम हमें याद रखना है। तो वो कौन सा है, विटामिन सी। कौन सा है, विटामिन सी। अब इनके कार्य भी मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा कि कौन सा विटामिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है। ठीक है, तो अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि विटामिन सी किस में आएगा, अति पोषक तत्व की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हमें ज्यादा लेना होता है। ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो खनिज होते हैं। ठीक है, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये भी आते हैं अति में, पर ये पूछा नहीं जाता है, इसलिए मैंने लिखाया नहीं है। ठीक है, अगर आपको याद रखना है तो आप याद रख सकते हो ट्रिक से
कल कल कापना, आज मत कापो, कल कापना। तो ये जो 5 दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5, ये जो पांचों है ये किसकी श्रेणी में आते हैं? ये अति पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। बाकी आपको कहीं पे नहीं पूछा जाएगा, इसलिए मैंने आपको नहीं लिखवाया है ना, और लिखो भी मत इसको, रहने दो इसको, ठीक है। चलो, बाकी कभी कोई पूछ ले तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर क्लास में आपने पढ़ाया था, ठीक है। चलो, तो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में, किसको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, फिर फैट पढ़ेंगे, प्रोटीन पढ़ेंगे, एक एक को पढ़ेंगे, ठीक है। और हम पहला पढ़ रहे हैं कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, चलो अब समझना, जहां पे भी हाइड्रेट वर्ड लगा होता है या हाइड्रो वर्ड होता है तो उसका सीधा सीधा मतलब होता है पानी, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रेट वर्ड मतलब क्या है? पानी, H2O, जल, ठीक है। और कार्बो मतलब कार्बन, कार्बो मतलब कार्बन, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलकर बना है, तो कार्बन से और वाटर से, ठीक है। जल और कार्बन के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। ये बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, अगर तत्व पूछूंगा तो एक तो कार्बन आ गया, एक कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया, और एक कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। इन 3 तत्वों से मिलकर बना होता है कार्बोहाइड्रेट। आ रही बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या होता है? ये तो साइंटिफिक नेम है कार्बोहाइड्रेट। अगर कॉमन नेम बोलेंगे तो इसका कॉमन नेम क्या होता है? कॉमन नेम, तो कॉमन नेम इसका क्या होता है? शुगर। क्या होता है? शुगर। याद रहेगा? कोई डाउट यहां तक की बात में? ठीक है। कंपोनेंट कौन कौन से इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। या अगर अणु पूछेंगे तो कार्बन और किसका कौन? हाँ? अरे ये तीनों जो है ये परमाणु है, और ये जो है ये क्या है? अणु है। H2O क्या है? पूरा एक अणु है, जल का अणु बोला जाता है। ये बात समझ में किसको नहीं आई? क्लियर है? ठीक है। अब तीसरी बात इसके बारे में याद रखनी है, इसका फॉर्मूला क्या याद रखना है? फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है CnH2nOn। CnH2nOn। आ रही बात समझ में? तो एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कल टेस्ट होगा उसमें भी दे रखा है मैंने क्वेश्चन, कि कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना अनुपात होता है। क्या पूछा गया था? कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना अनुपात होता है। तो यहाँ पे n से n कट जाएगा तो कितना आएगा? 1:2। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन तीनों में अनुपात कितना होता है? 1:2:1, ठीक है। तो चाहे आपको कार्बन ऑक्सीजन पूछे तो भी बता सकते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूछे तो भी बता सकते हैं, और तीनों का पूछ ले तो भी बता सकते हैं। याद रहेगा? कोई डाउट है क्या? ठीक है। अच्छा, ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, CH2O और सबके बाहर में n कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये भी सही है, दोनों बातें सही है। या तो आप ऐसे लिखो CnH2nOn, ये इस n को सबसे बाहर निकाल लो तो क्या आएगा? CH2O, और सबके बाहर कोष्टक में कौन आ जाएगा? n आ जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट यहां तक? तीनों बातें याद रहेगी। कार्बोहाइड्रेट किस किस का मिश्रण है? कार्बन का और जल का, कार्बन का और जल का, इन दोनों के मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। अब इसका कॉमन नेम शुगर जरूर है, पर ये जरूरी नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट मीठा होगा। ये बात समझ में? हर कार्बोहाइड्रेट मीठा नहीं होता है, ये कंपलसरी नहीं है, ये बात अपने दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। शुगर, कुछ कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं पर कुछ कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। बाकी इसका कॉमन नेम सबको क्या कहा जाएगा? शुगर कहा जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn, और इनमें अनुपात कितना होता है? 1:2:1। क्लियर है यहाँ तक की बात? ठीक है। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे मैं n बराबर 3 रख दूं, कितना रख दूं? n बराबर 3, ठीक है। यहाँ पे सब में n की वैल्यू 3 रख दूं, तो हमारे पास ये क्या बनेगा? C3H6O3 बनेगा। अच्छा, अगर मैं n बराबर 5 रख दूं तो क्या बनेगा? C5H10O5, और अगर n बराबर 6 रख दूं तो क्या बनेगा? C6H12O6। ये सूत्र कहीं देखा हुआ है तुमने? ग्लूकोज का सूत्र है। किसका? ग्लूकोज का सूत्र है।
इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। तो आप जब भी ये OS की वर्ड देखोगे, किसी के भी पीछे क्या लिखा हो OSE, ओज वर्ड, तो ओज वर्ड हमेशा दर्शाता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको दर्शाता है? कार्बोहाइड्रेट को। और ये कैसे पता चलता है? ये इस कार्बन के नंबर से पता चलता है। जैसे कार्बन का नंबर यहाँ पे कितना है? 3 है, तो 3 को बोलते हैं क्या? ट्राई बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रायोस। क्या नाम हो जाएगा? ट्रायोस। अरे समझ में आई बात? अगर यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 5 है, तो 5 मतलब पेंटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटोस। क्या नाम हो जाएगा? पेंटोस। तो ऐसे इनका नामकरण किया गया है। आ रही बात समझ में? तो जो ग्लूकोज है वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? तो 6 को क्या बोलते हैं? हेक्सा। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज का हेक्सोस। ये कौन सी प्रवृत्ति का है? हेक्सोस। यहाँ तक बात सही समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? ठीक है। अब जो भी हम खाना खाते हैं, तो वो खाना ऐसा नहीं डायरेक्ट हमें ऊर्जा दे देता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। पहले वो क्या करेगा? छोटे अणुओं में टूटेगा, उसके बाद हमें ऊर्जा मिलेगी। और याद करो कि पिछले पूरे चैप्टर में हमने जो भी ग्रंथियों में पढ़ा था, तो हमेशा जो खाना टूट रहा था वो किस में टूट रहा था? ग्लूकोज में, है ना? ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है वो भी किसका होता है? ग्लूकोज का ही लेवल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो अगर ये छोटे से छोटे पार्ट में तोड़ा जाए तो छोटा से छोटा पार्ट इनका कौन सा होगा? तो वो होगा ग्लूकोज। ठीक है। तो अगर आपसे पूछी जाए कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो कौन सी होगी? ग्लूकोज होगी। याद रहेगा? तो अगर मैं यहां से लिखूं आपके पास कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो आपका उत्तर क्या होगा? ग्लूकोज। क्या उत्तर होगा? ग्लूकोज। यानी यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बातें? ठीक है। तो मैंने आपको क्या क्या समझाया? वापस बोल रहा हूं, कार्बोहाइड्रेट के ये कंपोनेंट याद रखने हैं, ये कार्बन और जल का मिश्रण है। उसके बाद इसका कॉमन नेम याद रखना है। कॉमन नेम क्या है? शुगर है। उसके बाद इसका फॉर्मूला याद रखना है CnH2nOn। ठीक है। और जहां पे भी OS की वर्ड लगा हो, ओस, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, है ना, जहां पे भी ये ओस लास्ट में आ रहा है, इसका मतलब वो कार्बोहाइड्रेट का है। किसका वर्ड है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। माल्टोज, लैक्टोज, ठीक है, ये सारे क्या टर्म है? ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं। किसकी श्रेणी में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर इनमें सबसे छोटी इकाई हम देखेंगे जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो क्या होती है? ग्लूकोज। इसलिए अगर मान लो हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर हमें खाना नहीं खिलाता है, हमें डायरेक्ट ग्लूकोज दे देता है। ठीक है, जिससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। क्योंकि खाना खाएंगे तो खाना क्या होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च फिर टूटेगा किसमें? ग्लूकोज में। उसके बाद में हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर क्या करते हैं? डायरेक्ट ग्लूकोज दे देते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। और अगर इनके नाम देखोगे तो ये ऐसे नाम पड़े हुए हैं, हेक्सोस, ट्रायोस, पेंटोस, ठीक है, टेट्रोस। इनसे हमें इतना कोई लेना देना नहीं है। बाकी हमें ग्लूकोज का याद होना चाहिए। क्या नाम है इसका? हेक्सोस याद है। और ये पेंटोस का याद होना चाहिए। ठीक है। सूत्र तो हम निकाल सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ गया पेंटोस का फार्मूला क्या है, तो पेंटा मतलब 5, तो यहाँ पे इनका मान कितना रख दोगे? 5। समझ में आई बात? ठीक है। लिखो, फिर आगे समझते हैं। अरे अभी तो कार्बोहाइड्रेट की बेसिक बातें पढ़ाएंगे। ठीक है। ये टेस्ट भी ले जाते हो तुम घर पे क्या? वैभव, भावना कुंवर, रवि, पूजा ताकड़, इनके तो इसी में ही पड़े टेस्ट। क्या सर क्या करना है इनको ले जाके? यहां तक किसको समझ में नहीं आया? क्लियर है सबको? ठीक है। अब समझना आगे। अब ये कार्बोहाइड्रेट की सारी बेसिक बातें हैं। ठीक है। अगर बेसिक क्वेश्चन आए तो यहां से आता है। अब हमें पढ़ने हैं कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। क्या पढ़ने हैं? कि कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? यही होते हैं पक्का? ठीक है। इसके 3 प्रकार होते हैं। मोनोसेकेराइड, क्या नाम है? मोनोसेकेराइड। ठीक है। दूसरा कौन सा है?
डाइसैकेराइड। कौन सा है? डाइसैकेराइड। पर ये गलत है। दूसरा नाम है ओलिगोसैकेराइड। क्या नाम है? ओलिगोसैकेराइड। और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। क्या नाम है? पॉलीसैकेराइड। ठीक है। तो अगर कार्बोहाइड्रेट को बांटेंगे तो कितने पार्ट में हमने बांट रखा है? 3। कितने प्रकार हैं कार्बोहाइड्रेट के? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो अगर किसी में एक शुगर है, कितनी शुगर है? एक शुगर है। ठीक है। एक शुगर का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई एक है, और सबसे छोटी इकाई कौन है? ग्लूकोज है। कौन है? ग्लूकोज है। तो जिसमें एक शुगर बोल रहे हैं मतलब एक ग्लूकोज है। आ रही बात समझ में? तो जिसमें एक शुगर है उन सबको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड बोलेंगे। याद रहेगा? ठीक है। जिनमें 2 से लेके 10 तक शुगर है, कितनी है? 2 से लेके 10 तक शुगर है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। उन सबको हम क्या बोलेंगे? ओलिगोसैकेराइड। याद रहेगा? और फिर तीसरे में जिनमें 11 से लेके अनंत तक शुगर है, 11 से लेके अनंत तक शुगर है, वो सारे के सारे किस में आएंगे? पॉलीसैकेराइड में आएंगे। समझ में आया? ठीक है। यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। ठीक है। तो इस पार्ट को ध्यान से समझना है। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, और पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। ठीक है। तो जिनमें ग्लूकोज या शुगर कितना होता है? एक होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोसैकेराइड। या अगर दूसरा लैंग्वेज इसका बोले तो जिनको और तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। ये लास्ट टूटेगा, इसके बाद इसको तोड़ नहीं सकते। ठीक है। टूट के क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। अब ये ग्लूकोज नहीं टूटेगा, इसका निर्जलीकरण नहीं होगा, इससे H2O बाहर नहीं आ सकता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। ठीक है। जिनको और नहीं तोड़ा जा सकता है। तो सबसे लास्ट तोड़ के हमने क्या बनाया? मोनोसैकेराइड बनाया। फिर जोड़ के बना क्या बनाएंगे? ओलिगो। और उनको जोड़ के क्या बनाएंगे? पॉलीसैकेराइड बनाएंगे। क्लियर है बात? कोई डाउट? ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका पहला एग्जांपल क्या होगा, तो पहला होगा ग्लूकोज। कौन सा होगा? ग्लूकोज होगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा है? मोनोसैकेराइड है। कौन सा है? मोनोसैकेराइड। और ग्लूकोज सबसे छोटी यूनिट भी होती है किसकी? कार्बोहाइड्रेट की। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, इसका अभी हमने सूत्र लिखा था C6H12O6। ठीक है। चलो एक और इसका एग्जांपल है फ्रक्टोज। क्या एग्जांपल है? फ्रक्टोज। तो जो फ्रक्टोज है वो भी किसका उदाहरण है? मोनोसैकेराइड का उदाहरण है। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि फ्रक्टोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा है? मोनोसैकेराइड है। ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? मोनोसैकेराइड है। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता होगा? फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? सेम ही फॉर्मूला है, C6H12O6। अब ये दोनों का फॉर्मूला तो सेम दिख रहा है, अब ये क्या फर्क है? मतलब अलग अलग क्यों लिखा? फिर इसको ग्लूकोज ही बोल देना था। आ रही बात समझ में? तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि ग्लूकोज का सूत्र भी क्या है? C6H12O6। फ्रक्टोज का सूत्र भी क्या है? C6H12O6। पर फिर दोनों का नाम अलग क्यों रखा? दोनों को ग्लूकोज भी तो बोल सकते थे, दोनों का नाम क्यों अलग रखा? ठीक है। तो अब जब हम केमिस्ट्री में चैप्टर है पूरा समावेश होता है, क्या नाम है? आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो ये जो दोनों है ना, ये आपस में आइसोमर है। ये क्या है? तो आइसोमर किसको बोलते हैं? जिनका अणु सूत्र तो समान होता है लेकिन उनकी क्रियाएं अलग अलग होती है। ठीक है। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। तो ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये आपस में क्या है? दोनों आइसोमर है। ये दोनों क्या है? आइसोमर है। ग्लूकोज का हमारी बॉडी में क्या काम होता है? इंस्टेंट एनर्जी, तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। ये हमारी बॉडी में कौन सा काम करता है? तुरंत ऊर्जा देने का काम करता है। याद रहेगा? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। इन दोनों का अभी डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इनका दोनों का फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि एल्कोहल है तो एल्कोहल का OL फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है। इस प्रकार से सभी के फंक्शनल ग्रुप होते हैं, उनके बिहाफ पे ये काम करते हैं। तो दोनों का काम अलग अलग होता है। ठीक है। बाकी इन दोनों की शक्लें एक जैसी दिखती है ना? याद रहेगा? नहीं आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में? ठीक है। अब फ्रक्टोज से क्या क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है,
तो आंसर होगा फ्रक्टोज। ठीक है, फलों का मीठापन किसके कारण से होता है? फ्रक्टोज के कारण से होता है। शहद का मीठापन किसके कारण से होता है? तो उत्तर क्या होगा? फ्रक्टोज। तो यहाँ तीनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रक्टोज के कौन कौन से काम हो गए बताओ? पहला शहद का मीठापन, दूसरा फलों का मीठापन, और तीसरा सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट। प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। अरे ये दो एग्जांपल समझ में आए कि नहीं आए? ग्लूकोज किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का। और फ्रक्टोज भी किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का। ठीक है, चलो ये लिखो, फिर और पढ़ाता हूं इसमें। अच्छा ये बताओ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों क्या है, तो ये दोनों हेक्सोज है। ये क्या है? हेक्सोज है। और यहां से एक क्वेश्चन बताऊंगा मैं तुम्हें। ये अभी और अच्छा इसको दिख रहा है कि प्राकृतिक है, लेकिन बोल रहा है कि ठीक है, तभी देश पीछे। सही बात है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे क्लियर है? ठीक है, को लिखना है। ये क्वेश्चन मैं साथ के साथ बताते जा रहा हूँ ना, क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ मैं तुम्हें, बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ये ग्लूकोज किसका उदाहरण है? तो मोनोसेकेराइड का उदाहरण है। फ्रक्टोज किसका उदाहरण है? मोनोसेकेराइड का। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम है पर क्रियाएं अलग अलग है। ठीक है, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। अभी फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, आइसोमर क्या होते हैं, ये पूरा केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे उसमें एक चैप्टर आएगा, तो उसमें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी तुम्हारी बातें। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको बता दिया आइसोमर क्या होते हैं, ऐसे अणु जिनका अणुसूत्र तो समान होता है, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान होता है लेकिन क्रियाएं अलग अलग होती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, चलो, और ये दोनों किसकी श्रेणी में आते हैं? हेक्सोज की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, ये हेक्सोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के बारे में ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि शहद का मीठापन किसके कारण से होता है? फ्रक्टोज के कारण से होता है। फलों का मीठापन फ्रक्टोज के कारण। सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो भी क्या आएगा उत्तर? फ्रक्टोज आएगा। ठीक है, चलो लिखिए यहां तक। अब तीसरा इसका एग्जांपल है गैलेक्टोज। क्या नाम है? गैलेक्टोज। और इसका भी फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। और एक एग्जांपल है, तुमने आरएनए का नाम सुना? आरएनए का हमारी बॉडी में होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो ये राइबोज शर्करा होती है, ये भी तुमने पढ़ा होगा, राइबोज। ठीक है, तो ये भी किसका नाम है? ये शुगर का नाम है, शर्करा का नाम है ना। शुगर को हिंदी में क्या बोलते हैं? शर्करा। ठीक है, तो राइबोज शर्करा होती है आरएनए में, है ना। तो राइबोज भी किसका एग्जांपल है? मोनोसेकेराइड का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? मोनोसेकेराइड। पर जो ऊपर तीनों लिखे हैं ये तीनों कौन से थे? हेक्सोज वाले थे। कौन से थे? हेक्सोज वाले। और ये जो रहता है ये पेंटोज वाला रहता है। और पेंटोज का सूत्र क्या है? C5H10O5। ठीक है, बोला कि वो वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, C6 वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। हाँ स्मॉलेस्ट यूनिट है, पर ये बॉडी में पाई जाती है इसलिए लिखना पड़ेगा। जो हम खाना बाहर से ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट में कैसे? कार्बोहाइड्रेट तो ये भी है, आप बात नहीं समझ रहे हो। ये जो है C3H6O3 ये क्या है? ट्रायोज है। ठीक है, C5H10O5 ये क्या है? पेंटोज है। ऐसे टेट्रोज भी होता है, पर ये बॉडी के लिए काम की नहीं है ना। है एक प्रकार की क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट ही है, इनको भी हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। और जो हमारे लिए स्टार्टअप होता है वो कहां से होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट, जो हम खाना खाते हैं जिसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो हम फर्दर किसको तोड़ सकते हैं? ग्लूकोज के बाद हम नहीं तोड़ सकते हैं, उनका निर्जलीकरण नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है।
ठीक है, कहाँ गया है? अब एक और क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो हमने लिखे हैं इनमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, क्या पूछा जाता है, इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। तो आप कैसे याद रखोगे कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों का GGR सेम, तो इन दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, इन दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा, जबकि फ्रक्टोज में अलग फंक्शनल ग्रुप रहेगा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? ये थोड़ा चैप्टर टफ है, एक तरह से देखा जाए तो सबसे टफ यही चैप्टर है ना, जिसमें कंफ्यूजन आपको हर लेक्चर में होगा, पर जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे आप याद रखते जाओ, तो आखिरी तक आपको सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, मोनोसेकेराइड के उदाहरण सारे समझ में आए, कौन कौन से हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज, है ना। आरएनए तो पूरा नाम हो गया, राइबोज याद रखना है। ठीक है, राइबोज में कौन सी शर्करा है? पेंटोज वाली है। कौन सी है? पेंटोज वाली। ठीक है, चलो, और सबसे मीठी वाली कौन सी है? फ्रक्टोज वाली है। कौन सी है? फ्रक्टोज वाली है। और ये सारे के सारे उदाहरण किसमें आएंगे? मोनोसेकेराइड में आएंगे। अब एक लाइन में आप और ये लिख लेना कि इनमें कौन से ग्रुप पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज हमने लिखा, कौन सा लिखा? ग्लूकोज, और जो फ्रक्टोज लिखा, इन दोनों का पूछा जाता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड होता है। कौन सा होता है? एल्डिहाइड। और जो फ्रक्टोज होता है इसमें कीटोन होता है। कौन सा होता है? कीटोन। तो इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप याद रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन कैसे पूछ ले मैं बता देता हूं। ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कौन सा क्रियात्मक समूह, हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह। तो ग्लूकोज में कौन सा क्रियात्मक समूह है? एल्डिहाइड। जबकि फ्रक्टोज में कौन सा है? कीटोन। हिंदी में लिखोगे कीटोन। और यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज में एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। ठीक है, अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों फंक्शनल ग्रुप याद रहेंगे। चलो, अब एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुम्हें, एग्जाम में आया था। क्वेश्चन ये था कि एल्डोहेक्सोस निम्न में से कौन सा एक एल्डोहेक्सोस का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक एल्डोहेक्सोस का उदाहरण है? तो आप क्या उत्तर दोगे? हेक्सोस मतलब जिसमें 6 कार्बन होंगे। कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन होंगे, तो हेक्सोस उसको बोलेंगे। अच्छा, हेक्सोस कौन हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सारे हेक्सोस में आ गए। अब इनमें से बताओ कि एल्डो मतलब है एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डो मतलब क्या होगा? एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप कौन से में दिख रहा है आपको? एक तो ग्लूकोज में दिख रहा है और एक गैलेक्टोज में दिख रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? हाँ, तो यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा? ग्लूकोज। कौन सा एल्डोहेक्सोस है? आपका उत्तर क्या दोगे? ग्लूकोज। और अगर इसी जगह में आपको ये पूछ लूं, एक और क्वेश्चन अगर हम बनाए तो आपसे पूछा जाए कि कीटोहेक्सोस निम्न में से कौन सा है कीटोहेक्सोस का उदाहरण है, तो आपका उत्तर क्या होगा? फ्रक्टोज। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है बात? ठीक है, ग्लूकोज क्या होते हैं, एल्डोहेक्सोस क्या होते हैं, ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। एल्डोहेक्सोस का पूछा गया है और कीटोहेक्सोस का पूछा गया है। होता क्या है कि जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में पूछा तो वो क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाएगा जीडी में। ठीक है, ये व्यापम क्या करेगा? व्यापम किसी न किसी की कॉपी करेगा। अरे बात समझ, क्वेश्चन इधर से उधर घूमते रहते हैं कि कोई मान लो यूपीएससी में पूछा तो उसको घुमा फिरा के फिर कोई दूसरा बोर्ड पूछ लेगा। ठीक है, एमपीपीएससी पूछ लेगा, बीपीएससी पूछ लेगा, ये सारी चीजें ऐसे घूमते रहते हैं क्वेश्चन, तो ये हमें याद रखने हैं। ठीक है, जो फेमस क्वेश्चन है एल्डोहेक्सोस का और कीटोहेक्सोस का। एल्डोहेक्सोस का उदाहरण कौन है? ग्लूकोज। और कीटोहेक्सोस का कौन है? फ्रक्टोज। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, हाँ गैलेक्टोज भी आ सकता है। ठीक है, पर वो मैंने अभी यहाँ नहीं लिखा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन में भी शो नहीं किया उस चीज को। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, चलो अब ओरल पूछ लूं तो मैं क्वेश्चन सारे, थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है इसलिए पूछ रहा हूँ। ठीक है, पर डे में कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? 300 ग्राम। ठीक है, एक वयस्क मानव को कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 0.8 ग्राम पर केजी। ठीक है, केजी के हिसाब से होगा। और प्रेगनेंसी में कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? 55 से 70 ग्राम पर डे। जिम करते व्यक्ति होती हो, हाँ अगर मैक्सिमम पूछेगा तो 1.5 से 2 ग्राम पर केजी होता है। तो मान लो अगर कोई 70 ग्राम का
कर रहा है जिम, तो उसको कितना प्रोटीन लेना पड़ेगा? 70 गुना 140 ग्राम। ठीक है, चलो शुगर निम्न में से कौन सा एक शुगर है या ग्लूकोज का? ग्लूकोज किसका उदाहरण है? कार्बोहाइड्रेट का, फैट का है, प्रोटीन का? कार्बोहाइड्रेट का। सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्लूकोज है। सबसे छोटी इकाई का मतलब अलग होता है। अरे बस जैसे अगर मैं आपको बोलूं किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई बताओ, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, तो एक पदार्थ मिलता है अणुओं से और अणु मिलते हैं परमाणु से। तो अणुओं की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? परमाणु होती है, जबकि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु होते हैं। तो ऐसे कैसे यहाँ पे आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो कि सर ऐसे तो C3H6O3 है, तो ये सबसे छोटी इकाई क्यों नहीं हुई? इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कार्बोहाइड्रेट है वो टूट टूट के जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट बनेगा वो कौन सा बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। अरे बात सुन, हम ग्लूकोज को बना सकते हैं। अब जैसे परमाणु है वो भी सबसे मिलके बना हुआ है, वो भी किसी न किसी से मिलके बना हुआ है ना, उसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, पर हम उन्हें सबसे छोटी इकाई बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं। आपने कभी सुना क्या कि सर ये बताओ कि अणु की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो, अणु ही बोलते, क्या बोलते हैं? परमाणु ही बोलते हैं। तो सेम यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब जैसे राइबोस में पेंटोस पहले से पाया जाता है तो हमें उसको चेंज थोड़ी ना करना है। ठीक है, हमें बस पढ़ना है कि हाँ ये पाया जाता है। ठीक है, तो सेम ग्लूकोज क्या है? सबसे छोटी इकाई जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, याद रहेगा। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला क्या है इसका? अरे ग्लूकोज का नहीं पूछ रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट का। CnH2nOn, CnH2nOn। और कॉमन नेम क्या है इसका? शुगर। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं इसमें? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक कार्बन और जल दोनों पाए जाते हैं, इन दोनों से मिलकर क्या बना होता है? कार्बोहाइड्रेट बना होता है। ठीक है, चलो अब ये बताओ कि कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड के एग्जांपल कौन कौन से हो गए? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और राइबोज। ठीक है, ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। ठीक है, और दूसरे फ्रक्टोज में कौन सा होता है? प्राकृतिक कौन सा है? प्राकृतिक सबसे मीठा फ्रक्टोज। ठीक है, फलों का मीठापन किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अगर हम अगला पढ़ें, कौन सा वाला? ओलिगोसेकेराइड। अभी सब समझ में आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, अब ओलिगोसेकेराइड में बताओ कितने शुगर के अणु होते हैं? 2 से 10। कितने होते हैं? 2 से 10। तो 2 से 10 शुगर का मतलब है कि एक शुगर का मतलब ग्लूकोज। ठीक है, अब बढ़ाते जाओगे तो ग्लूकोज के साथ में फ्रक्टोज भी आ सकता है, ग्लूकोज के साथ में ग्लूकोज भी आ सकता है, ग्लूकोज के साथ में गैलेक्टोज भी आ सकता है। आ रही बात समझ में? तो ऐसे मिलते जाएंगे और क्या बनते जाएंगे? ओलिगोसेकेराइड बनते जाएंगे। तो 2 शुगर मतलब डाई, 3 मतलब ट्राई, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा। तो आप ये समझो कि ओलिगोसेकेराइड में कौन कौन से आते हैं। अगर आपसे बोलूंगा कि डाइसेकेराइड क्या है, तो वो एक तरह का क्या है? ओलिगोसेकेराइड का ही पार्ट है। ट्राइसेकेराइड क्या है? वो भी किसका पार्ट है? ओलिगो। 2 से लेकर 10 तक के सारे नाम किसमें आएंगे? ओलिगोसेकेराइड में आएंगे। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है बात? ठीक है, तो अगर आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डाइसेकेराइड क्या है। डाइसेकेराइड एक्चुअल में किसका पार्ट है? ओलिगोसेकेराइड का पार्ट है। किसका पार्ट है? ओलिगोसेकेराइड का। याद रहेगा? ठीक है, चलो अब इसमें कौन कौन से आएंगे? अभी तो तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहे हैं कि यहाँ पे कितने शुगर से मिलकर बनेगा? 2 शुगर से मिलकर बनेगा। कितने शुगर से? 2 शुगर से। तो पहला मैं लिख रहा हूं, अब आपको करके बताना है सारी चीजें। ठीक है, कि ग्लूकोज के साथ में आ जाए फ्रक्टोज, ग्लूकोज के साथ में आ जाए फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज भी मोनोसेकेराइड है और फ्रक्टोज भी क्या है? मोनोसेकेराइड है। एक शुगर है और एक ये दोनों मिलके क्या करेंगे? इसका निर्माण करेंगे ओलिगोसेकेराइड। ये अगर दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो डाइसेकेराइड का। अगर आप बताओ कि इसका फॉर्मूला लिखना हो तो आप कैसे लिखोगे? कॉपी में लिखो पहले चुपचाप। जिसने सही लिखा उसको कुछ इनाम दिया जाएगा मेरी तरफ से। चाय तो नहीं मिलेगी?
लिख लिया होगा इतनी देर में तो। हाँ। किसको कॉन्फिडेंस है कि उसका सही है? तेरे को नहीं है? अरे मैं 500 रुपए दे रहा था इसलिए पूछ रहा था। C6 H12O6 ये होता है, और इसका भी क्या सूत्र होता है? H12O6। अगर मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा बताओ? C12H24O12। किस किस का लिखा हुआ था? बहुत बढ़िया है ना। तो जोड़ने में तो ये आता है, बात समझ लो, जोड़ने में तो ये आता है, पर ये गलत हो जाता है। ये गलत क्यों हो जाता है? मेरे साथ सर 22 और 11 आएगा 22। हाँ सुनिए, अब मेरा ये कहना है कि होता क्या है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें कुछ ना कुछ नुकसान होगा। क्या होगा? नुकसान होगा। तो जब भी एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जुड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से एक जल का अणु बाहर निकल जाएगा। एक जल का अगर मैं यहाँ से अणु बाहर निकालूंगा H2O होता है, इसका मतलब एक O यहाँ से कम हो जाएगा, एक O यहाँ से कम हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन यहाँ से कम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बचेंगे? और ये कितने बचेंगे? 11। अब ये नया जो सूत्र आया है इसको बोला जाता है सुक्रोज। क्या बोला जाता है? सुक्रोज। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुक्रोज किसका उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है? ओलिगोसैकेराइड का। किसका उदाहरण है? ओलिगोसैकेराइड का। सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है? तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। और सुक्रोज का ये रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। याद रहेगा? ठीक है। और ये जो हम घर पे चीनी खाते हैं उसका यही वाला सूत्र है, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? टेबल शुगर। क्या बोला जाता है? टेबल शुगर। या फिर अगर दूसरे शब्दों में बोलो तो घरेलू चीनी। घरेलू चीनी, ठीक है। तो घरेलू चीनी का जो रासायनिक सूत्र है याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। किस किस से मिलकर बनी होती है घरेलू चीनी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। और इसका घरेलू चीनी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम सुक्रोज नाम है, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं घरेलू को हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड। ये सारी बातें ये है, क्या लिख रहा हूं मैं? हाउस होल्ड, हाउस होल्ड शुगर। अरे याद रखिएगा, कोई डाउट यहाँ तक क्लियर है बात? ठीक है। तो अगर ये नाम आपको समझ में आना चाहिए, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, ये नाम समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? यहीं से क्वेश्चन आता है कि राइबोज क्या है। अब किसी ने पढ़ा ही नहीं मान लो जीवन में कि मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ठीक है, अणु क्या होते हैं, तो उसको समझ में नहीं आएगा। अब आपको आगे से समझ में आएगा कि सुक्रोज नाम जब भी आपको सुनाई देगा तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एक प्रकार का क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ओलिगो वाला है। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात? ठीक है। चलो, तो पहला कौन सा हो गया? सुक्रोज। तो ओलिगोसैकेराइड का पहला एग्जांपल क्या हो गया? सुक्रोज, जो किस किस से मिलकर बना है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। क्लियर? ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं। हाँ लिखा देंगे। अब ग्लूकोज के साथ में आ गया गैलेक्टोज। गैलेक्टोज। अब बताओ इसका सूत्र तो लिख दोगे कि इसका गलत करोगे? अब लिख दोगे अब तो? ठीक है। और ये किसका सूत्र है? तो ये है लैक्टोज का। किसका है? लैक्टोज का। और ये बात मैंने आपको बता रहा कि जहां पे भी लेक्ट वर्ड यूज होगा पूरी बायो में तो उसका सीधा सीधा मतलब है मिल्क से, ठीक है। तो जो दूध नेचुरल होता है उसमें हल्का फुल्का जो मीठापन होता है वो किसके कारण से होता है? लैक्टोज के कारण होता है। किसके कारण से होता है? लैक्टोज के कारण से होता है। और लैक्टोज किसका एग्जांपल है? ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है, ठीक है। हाँ सूत्र सेम ही हो गया। बाकी मैंने आपको बोला है कि इनके क्रियात्मक समूह अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, और इनके कार्य अलग अलग होते हैं, इसलिए इनका अणुसूत्र भले सेम होता है बाकी दिखते अलग अलग है। चलो, तो लैक्टोज इसका काम क्या हो गया? दूध का मीठापन। दूध का मीठापन, ठीक है। ये क्वेश्चन यही बनते हैं, दूध का मीठापन किस कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है? लैक्टोज। दूध का फलों का मीठापन किस कार्बोहाइड्रेट के कारण होता है? निम्न में से कौन सा एक ओलिगोसैकेराइड का उदाहरण है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, ऐसे ऑप्शन आते हैं, ठीक है। तो ये नाम कभी नहीं सुने हो तो आदमी पागल हो जाता है।
यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है? लैक्टोज। वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है? ये क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही है बात? क्वेश्चन कैसे बनता है? तो हमें क्या याद होनी चाहिए कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हम पढ़ रहे हैं वो किसके एग्जांपल में है? ठीक है, कि सुक्रोज है तो किसके एग्जांपल में है? ओलिगोसैकेराइड में है। ठीक है, दूसरा इनके रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, और तीसरा अगर इनका कोई निकनेम है वो याद होना चाहिए कि जैसे सर्वाधिक प्राकृतिक मीठा कार्बोहाइड्रेट तो फ्रक्टोज। ठीक है, टेबल शुगर घरेलू चीनी के नाम से किस कार्बोहाइड्रेट को जाना जाता है? सुक्रोज। ये क्वेश्चन बनते हैं, याद हो जाएगा? ठीक है, दोनों एग्जांपल लिख लिए। चलो नोट डाउन करना हो तो करें। यहां से लिखना है ना? ये जल का अणु निकला इसलिए यहाँ पे H2 और O कम पड़ गया। लिखिए सबने। जैसे अगर कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आता है ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है? उसको गूगल करके देखना है। क्या करना है? गूगल करके देखना है। कि जैसे मान लो आपको समझ में नहीं आया कि सर ने बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट ग्लूकोज होती है, तो ये क्या है समझ में नहीं आ रहा है, तो डालो गूगल पे, तो गूगल सब बताता है। आ रही बात समझ में? गूगल सब बता देता है। और ये आदत आपकी होनी चाहिए। जो क्लास के डाउट होते हैं अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप उन चीजों को गूगल करके देखो। अगर आपने जो चीज एक बार खुद से गूगल करके देख ली वो आप कभी नहीं भूलोगे। इसलिए कुछ नाम मैं आपको घर के लिए देता हूँ, है ना, ताकि आप उनको सर्च करके लाओ। पर तुम्हें इतना भी टाइम नहीं है सर, नेट खर्च होगा सर। ठीक है, मान लो किसी चीज में आपको डाउट लगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया होगा तो उसको भी गूगल करके देख सकते हो। ठीक है, कि ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से कौन सा बनता है तो देख लो, है ना। हो सकता है मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीजें मेरे पास गलत लिखी हो, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। गूगल सब बताता है। अरे समझ में आया? यहाँ तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है? ठीक है, अब एक तीसरा आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा रिपीट होता है कि वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है। वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो दो ग्लूकोज अणुओं से मिलकर बना होता है और उसका कार्य क्या होता है वो आपको लिखकर लाना है घर से। करके ले आओगे? माल्टोज। जो चावल उबालते हैं और चावल उबालने के बाद जो चावल का पानी रहता है, ठीक है, तो उसमें ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये वाला बचा हुआ रहता है ना, जिसको गांव में मतलब बोलते भी माड़ बोलते, माड़ ऐसा कुछ नाम है उसका। हाँ, माल। तो वो ये वाला ही होता है ना। चावल के उबले हुए पानी में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, चावल के उबले हुए पानी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये वाला रहेगा। अब इसका नाम तुम घर से लिख के लाना। ले आओगे? ठीक है। अब जो पॉलीसेकेराइड है उसके ज्यादा एग्जांपल है तो उसको हम पढ़ेंगे परसों।